अच्छा बेटा, आज है 21 अप्रैल 2024 और आज हम जो पेपर आपको सुबह दे चुके हैं, जिस बच्चे ने सॉल्व करा हुआ है हम नाम नहीं लेंगे, उस बच्चे के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और ये जून 2023 पेपर 42 है। पेपर का पहला सवाल है, बताइए हेलीकॉप्टर इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताएं। भाई आपको पता है सर, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर वन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो होगा और उस पे लगने वाले तमाम मूवमेंट का सम जीरो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, कंडीशन नंबर वन, एंड इफ द रिजल्टेंट मूवमेंट इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की ये दो कंडीशन हैं जो इस बच्चे ने सही लिखी हैं। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो उसका मास 3200 है और इसकी ज़मीन से हाइट आपको बता दी है। कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, फिर वैल्यूज लिख के सॉल्व करना चाहिए। वैसे ओके सवाल, यूनिट भी इन्होंने लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक मतलब ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे हैं इस ग्राफ में बताइए किस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो याद रखिएगा, जब कभी एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब कभी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ हो जाता है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। जब कभी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो देखिए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ये है। अब कोई बच्चा बोले सर ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है तो बड़ा जुल्म होगा। तो जब जीरो एक्सेलरेशन होता है तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए बच्चे ने ये वाला आंसर गलत किया है। फिर लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होता है जब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो ये बच्चे ने बात बिल्कुल सही बताई है। फिर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है ना तो स्पीड का ग्राफ हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा होता है। और हॉरिजेंटल होने की कोशिश ये वाली है। अगर ये यहाँ पे बच्चा थ्री लिख देता है ना तो मैं इसकी बात को मान लेता। तो खैर यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन जब होता है जब ग्राफ हैविंग टेंडेंसी टू बी हॉरिजेंटल, इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि ये भी इसने गलत मार्क किया है। तो तीन मार्क करने थे, तीन में से एक सही है, बाकी दो गलत है। जीरो एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ का नीचे आना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन जब ग्राफ हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा। फिर आपसे कह रहे हैं कि फोर्सेस की टर्म में बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है पैराशूटिस्ट और वो हॉट एयर बलून से छलांग लगाता है और अंटिल पॉइंट ए तक पहुंच जाता है। अंटिल पॉइंट ए का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है तो इनकी बातें हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं जब उसने पैराशूटिस्ट एक्सेलरेट ड्यू टू इट्स वेट। सही बात है। अच्छा हुनैन, आपने लिखा था कि उसके ऊपर 9.8 न्यूटन फोर्स लग रही होती है, गलत जुमला था। 9.8 न्यूटन फोर्स नहीं लग रही होती, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। अगर वो ऑब्जेक्ट 1 kg का होता तो उस पर फोर्स 9.8 न्यूटन लगती। अब यह जो बंदा है वो 1 kg का तो नहीं हो सकता, तो इसलिए वो सेंटेंस आपका गलत है हुनैन बेटा। अच्छा, वेट के बराबर डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, इट इज बेटर। तो जब पैराशूटिस्ट नीचे गिर रहा है तो उस पर वो नीचे गिर रहा है विद फोर्स इक्वल टू वेट। अच्छा, एयर जैसे जैसे नीचे गिर रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, स्पीड बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है। और जब एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट यानी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। तो इसको हम आंसर सही मान लेंगे, लेकिन हैंड राइटिंग में लिखते तो ज्यादा अच्छा होता बेटा। अच्छा जी, ऐसे में हमें डर लगता है, क्या पता आपने नोट्स में से कॉपी पेस्ट मारा हो ना, इसलिए बोल रहे हैं।
उसके बाद एक स्टूडेंट है क्रिकेट की बॉल से खेल रहा है, उसने कैच किया, उसकी स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मास हो गया, सॉरी मास 160 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, डिवाइड 1000 से किया है, लिखा है 100 से डिवाइड किया है। तो जनाब अगर 1000 से डिवाइड करते तो ये 1 2 3 डेसिमल तो यही आना था, तो बेटा मुझे लगता है आप जीरो लगाने में थोड़ी कम कर गए। उसके बाद स्पीड 18 है और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑल्दो के इस आंसर में आंसर तो सही होगा क्योंकि 0.16 ही आपने लिखा है। अच्छा, उसके बाद जब उसने बॉल को पकड़ लिया तो फोर्स कितनी लगी? फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन्होंने लिखा है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम 0.12 सेकंड था, इनको पता नहीं टाइम 12 सेकंड क्यों लगा। ठीक है बेटा, टाइम जो है वो 0.12 सेकंड। अब जब टाइम 0.12 सेकंड है तो जाहिर सी बात है आंसर में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ आई होगी क्योंकि वो टाइम था 0.12 सेकंड। उसके बाद कहते हैं कि स्टूडेंट ने बॉल को कैच कर लिया, कैच करते वक्त वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके जाता है। फायदा बताएं। तो इफ द इम्पैक्ट इज लॉन्गर हर हैंड वुडंट हर्ट एज मच। ठीक है जनाब, अगर टाइम आप ज्यादा कर देंगे तो एक्सेलरेशन में आपको पता है एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। टाइम ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और एक्सेलरेशन कम तो फोर्स कम, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर लिखा है मतलब उसका वही है। उसके बाद इधर आ जाए, कह रहे हैं जनाब ये वाला सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बंदा आइस की लेयर पे लेट जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसका वेट स्प्रेड कर जाता है। इससे ज्यादा अच्छा लफ्ज ये था, एरिया इन कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है। वेट कांस्टेंट होता है, वेट स्प्रेड कर जाना कोई मीनिंग बनाता नहीं है। बेहतर है आप बोले बेटा सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद आइस इंक्रीज हो जाती है। तो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होता कि हम कहते हैं एरिया ज्यादा हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, इसलिए ये सेफ है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है, मैं पेपर ये पहले करा चुका हूँ। तो ये वाला सवाल फायक ने मुझसे करवाया था। आपको याद नहीं आ रहा है इसलिए आप याद कर नहीं पाए इस सवाल को बेटा, तो मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड 5 मीटर स्क्वायर है, इट इज सरफेस एरिया। फिर उन्होंने मास बता दिया। ठीक है ना, ये आइस का मास, आइस का सरफेस एरिया, तो प्रेशर जो होगा ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे फोर्स वेट पर यूनिट एरिया। तो मास लिखोगे 690, एरिया लिखोगे 5 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ आइस। ठीक है ना, प्रेशर ऑफ आइस आ जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट एक्स के ऊपर लिक्विड मौजूद है, पानी मौजूद है, तो पानी का प्रेशर आएगा, और पानी का प्रेशर आएगा रॉ जी एच। रॉ इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, ग्रेविटी अब 9.8 आजकल हम लोग लेते हैं, एच 0.45 लीजिएगा। कह रहे हैं बर्फ और पानी का टोटल प्रेशर बताएं। तो इन दोनों प्रेशर्स को आप ऐड कर लोगे, बर्फ वाला प्रेशर, पानी वाला प्रेशर, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको दे देगा टोटल प्रेशर। ठीक है, वैसे इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, पर उसने उसको शामिल नहीं किया तो आप भी शामिल ना करें। अच्छा बेटा और आगे चलें, कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ फिक्स मास कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीज। टेम्परेचर हो गया डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाता है जब पार्टिकल टकराते हैं एक दूसरे से, कम काइनेटिक एनर्जी, कम टेम्परेचर, कम प्रेशर, तो हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू -273 होती है। मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जो जिस पर पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, और आप सही लिखा हुआ है इन्होंने कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मूवमेंट लीस्ट होती है, होती ही नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक फॉर्मूला लगना था जो इन्होंने नहीं लगाया हुआ।
पर वो बहुत आसान सा फार्मूला है, किसी बच्चे से पूछ लूँ तो आके मुझे भी पता चले आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो मोहम्मद सलीम आप हमें बताइए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? या चलिए बता दें फार्मूला कौन-सा लगेगा? जी बेटा। मोहम्मद सलीम हमें फार्मूला बताइए। मोहम्मद सलीम हमें फार्मूला बताइए। मोहम्मद सलीम हमें फार्मूला नहीं बताना चाहते। मोहम्मद सदीम आप हमें फार्मूला बताइए। मोहम्मद सदीम अगर हमें टॉपिक का नाम बताइए। टॉपिक का नाम बताइए। बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम बॉयल्स लॉ। तो ये है इनिशियल प्रेशर, ये है इनिशियल वॉल्यूम। अब इसको हम एक दूसरे सिलेंडर में ले गए जहां उसका प्रेशर है 1.6 एक्सपोनेंट 5 और उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप वो मुझे पता है कि आप कर लेंगे, वैल्यूज मैंने पुट कर दी। तो इट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल और प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल दोनों के प्रोडक्ट को इक्वेट कर लोगे तो यू कैन कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसके बाद जनाब एक और क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कैलकुलेट मास ऑफ एयर। अब मास ऑफ एयर के लिए इतना आसान फॉर्मूला इस स्टूडेंट ने इतना गलत बेटा यूज किया है। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली क्लास में हम लोग यही फार्मूला पढ़ाते हैं ना बेटा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। दे आर आस्किंग मास, तो बेटा मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट उन्होंने रूम की दी हुई है, तो रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट से वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी 1.2 दी हुई है, मास कैलकुलेट करोगे मास आ जाएगा। अब इस बच्चे ने देखो रिजल्ट भी माशाल्लाह सही लेकर आ गया 79। अब मैं इसको बेटा क्या बोलूं, ठीक है ना, क्या आप एक, हाँ इसने कोई फार्मूला अपने पास से बना के टीचर को इसने बेवकूफ बनाया है। खैर मजाक कर रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा सवाल ये है कि पावर ऑफ हीटर 1100 वॉट्स है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दी है, टाइम पूछ रहे हैं, टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। ठीक है जी, इसमें भी बेटा इस बच्चे को पहले चाहिए था फॉर्मूला लिख के दिखा था कि भाई हीट का फॉर्मूला होता है सी एम राइज ऑफ टेम्परेचर, और जहाँ क्यू लिखा हुआ है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब आप नोट कीजिए कि पावर की जगह 1100 लिखना था, टाइम कैलकुलेट करना था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 थी, मास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ था, टेम्परेचर का चेंज 16 से 24 सेंटीग्रेड था, तो इसमें से टाइम कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस बच्चे ने, मैं आपको बताऊं, टाइम सही निकाल दिया होगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है ना, टाइम इसने सही निकाल दिया होगा। तो अब किस तरह निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन खैर बेटा ये गलत सवाल है आपका ना, आपने जो किया है टोटली गलत है, इसमें जीरो मार्क मिलेगा इसमें भी। और ऊपर आपने फार्मूला बाकायदा मेंशन किया हुआ है, इसलिए गलत फार्मूला मेंशन करने की वजह से भी वो सवाल आपका गया। अच्छा बेटा और आगे चले तो लिखा है कि हम जितने टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर 16 से 20 हो जाएगा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उतनी देर में टेम्परेचर इतना होता नहीं है। तो उसकी वजह वही है कि जब हम हीटर चलाते हैं तो हीटर की थर्मल एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ रूम की एयर को गर्म कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उस थर्मल एनर्जी से उस रूम की दीवारें गर्म हो जाती हैं, फर्नीचर गर्म गर्म हो जाता है,
फिर बहुत सारी हीट दरवाजे और खिड़कियों में छोटे छोटे स्लिट्स होती हैं, उनमें से सराउंडिंग में बाहर निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू दी सराउंडिंग। तो यहाँ पे लॉस का लफ्ज लिखा हुआ होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि हीट यहाँ से सराउंडिंग में जाया हो जाती है, इसलिए हमारी मर्जी के मुताबिक टाइम में ऐसा नहीं हो पा रहा। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि जो विंडो अब आती हैं, उन विंडोज के बिटवीन में थोड़ी सी एयर गैप छोड़ देते हैं। और एयर का गैप छोड़ने का फायदा ये होता है कि अगर दोनों एयर गिलास की लेयर्स के बिटवीन में कोई मीडियम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इट विल स्टॉप कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन इससे स्टॉप हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आगे चले तो लिखा है कि खुदा न खास्ता जलजला आ जाए, तो जलजले में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको कहते हैं कि उसमें दो तरह की वेव्स आती हैं। उसमें ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं, उसमें लॉन्गिट्यूजनल वेव्स भी होती हैं। उसमें से एक का नाम उन्होंने रख दिया है पी वेव्स, एक का नाम उन्होंने रख दिया है एस वेव्स। तो ये भी एक बच्चे के लिए अजियत उन्होंने रखी है, भाई कोई नाम ऐसे रख लेते जिससे जरा पहचानने में आसानी हो जाती। अब पी वेव और एस वेव्स, इसको लॉन्गिट्यूजनल और ट्रांसवर्स में मैं कैसे याद कराऊं? तो मैंने भी खुद याद करने के लिए जो बात सोची है, आई होप कि वो भी आपको भी याद करने में हेल्प कर जाएगी। कि अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, तो देखिए जरा सीन को या एस को मैं थोड़ा सा जरा ज्यादा जोर दे के पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपने दिमाग में इसी तरह से रखा हुआ है कि एस वेव्स वो होती हैं जिसमें ट्रांसवर्स आता है। तो सीन या एस को अगर आप जोर दे के पढ़ें तो दिमाग में बिठा लें कि जो एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स, और शुक्र है कि पी वेव के अंदर एक भी एस नहीं आता। ठीक है जी, तो इन्होंने सही लिखा है, पर याद करने की टेक्निक मैंने बताई है ताकि मैंने भी इस तरह याद किया है, तो आप भी दिमाग में रख लें कि दो तरह की वेव्स होती हैं जलजले में, सेस्मिक वेव्स में। अच्छा आगे चलें। कह रहे हैं पी वेव्स हैं जमीन के अंदर खुदा न खास्ता आ गई हैं, ये उसकी स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ आपसे पूछ रहे हैं। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो v अपॉन लैम्डा। v इस बच्चे ने सही लिखा है 7.2 किलोमीटर यानी 1000। और वेवलेंथ नीचे, सॉरी नीचे आनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इस बच्चे ने लिखी है 4.5। आंसर सही है, पर बेटा इसमें यूनिट भी लिखना चाहिए मीटर, तो और अच्छा हो जाता है। और आगे, हाँ वो भी सही होगा, फिर जाहिर सी बात है आंसर भी फिर किलोमीटर में वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं जनाब एक लाइट किसी ऑयल की सरफेस पे पड़ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। कह रहे ड्रॉ अ नॉर्मल। पहले तो नॉर्मल बनाए, तो नॉर्मल क्यों नहीं बनाया इस बच्चे ने, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो बेटा नॉर्मल बनाना चाहिए था, नॉर्मल बनाना चाहिए था। तो आपने इंसिडेंट रे के ऊपर 90 डिग्री की लाइन प्रोटेक्टर से बना दोगे तो इट विल बी नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का 1.47। क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल ड्रॉ करने का एक मार्क था जो इस बच्चे ने जाया कर दिया ना बना के। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंगल x इज 56। अगर एंगल x 56 है तो इट इज नॉट एंगल I। एंगल I वो होता है जो आप नॉर्मल के साथ बनाते हो। ठीक है जनाब। अब आपने क्योंकि नॉर्मल बनाया नहीं है, इसलिए हमें आपके इस 34 डिग्री एंगल के ऊपर शक है कि आपने किस तरह से निकाला है। ठीक है ना बेटा, तो अगर ड्राइंग बना के दिखा देंगे तो एग्जामिनर को भी यकीन हो जाएगा, हमें भी यकीन हो जाएगा कि बच्चे ने खुद से सोच समझ के पेपर किया है। तो 90 माइनस 56 इट इज इक्वल टू 34। तो साइन 34 ऊपर लिखेंगे, और नीचे बच्चे ने साइन 0.38 लिखा है। ये बड़ी खतरनाक बात इस बच्चे ने कर दी यार, ये तो बड़ी खौफनाक बात हो गई कि पता नहीं इसने साइन 34 अपॉन साइन 0.38 क्या सोच के लिखा है। ओ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इक्वल टू साइन आई, आई बेटा 34 डिग्री है, अपॉन साइन आर। आर बेटा आपने कैलकुलेट करना है। अब साइन आर को उधर ले जाओ और एन को इधर लेकर आ जाओ।
तो ये हो गया साइन 34 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.47। अब भाई इसी बच्चे को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे ने तो बड़ी तबाही मचा दी है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस बच्चे ने क्या सोच के नीचे 0.38 लिखा है, अभी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा बेटा साइन 34 और फिर मैं नीचे आ गया 1.47। तो रिजल्ट आ गया 0.38। देखो भाई इस बच्चे ने भी 0.38 लिखा है। अभी कैसे लेकर आया ये मुझे नहीं आ रहा है समझ में। खैर, तो जो हमने कैलकुलेशन की बेटा इट इज इक्वल टू नाउ 0.34। तो साइन आर इक्वल टू 0.38। आर बेटा निकालना है। तो सर साइन वहां जाकर बन जाएगा साइन इनवर्स। और जब मैं साइन इनवर्स निकालूंगा यानी शिफ्ट साइन का बटन दबाया 0.38 के लिए, तो आंसर आ गया 22 डिग्री। तो टीचर अगर गौर ना करे तो शायद इस बच्चे को फ्री में नंबर मिल जाए, वरना ईमानदारी की बात है टोटली गलत काम किया है इसने। आंसर 22 आ जाना कोई कमाल नहीं है, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वो कैलकुलेशन तो मांगेगा। तो कैलकुलेशन इस बच्चे ने गलत की हुई है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जो बच्चा अभी बैठा हुआ है हमारी बातें सुन भी रहा है, भाई हमने आपका नाम महफूज रखा हुआ है, टेंशन नहीं लें। लेकिन अपनी गलती है वो बेटा सही करें। हम खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को गंदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस बच्चे की गलतियां उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं बेटा आपसे ये गलतियां हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है खुदा ना खास्ता कि कल को आप पेपर ही करके ना भेजें, अरे यार ये तो मेरे ही पेपर पकड़ के चेक कर देते। तो आप देख ले मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहा, कल वाले भी बच्चे का मैंने कॉपी चेक करी थी, मैंने उसका नाम एंड तक नहीं लिया था, ठीक है। अभी भी जिसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं नाम नहीं लूंगा भाई, नाम नहीं लूंगा। पर कॉपी अपनी चेक कराएं ताकि हम आपकी गलती आपको बता सके बेटा क्या गलती हो रही है आपसे, ठीक है। तो सी पार्ट में आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 एक्सपोनेंट 8 पर यूनिट जरूर लिखिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और आगे आ जाइए, कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इतनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है और ये आपने बतानी है। अब इस बच्चे ने किस तरह किया है तो इसको भी अगर मैं प्रॉपर वे में करके दिखाऊं तो उसका तरीका ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, ठीक है जनाब। ऑयल में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है इसलिए v को बेटा इधर लेकर आ जाओ और इस n को उधर लेके चले जाओ। n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.47। ये नंबर है सही है, ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंट 8 को इस बच्चे ने ऐसे ही रखा है, 3 को 1.47 से डिवाइड करके इसने रिजल्ट निकाल लिया है 2.04, इसलिए इसका आंसर सही है। और मुझे लगता है कि इस बच्चे ने ये जो सारा लिखा है ना, ये माउस चला कर इसने कंप्यूटर पे लिखा है। बेटा इतनी मेहनत ना करो, आप सीधी सीधी कॉपी पे भी सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। पर हैंड राइटिंग से लिखो बेटा। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्लेस वेयर अ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है मान लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं ये तो वर्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये भी चलो चल जाता, ठीक है। वरना स्टैंडर्ड है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट लाके रख दें तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर बेटा मुझे इसका कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। फिर जनाब एक स्फेयर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इस पे मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस बनानी थी, तो उसने बोला है 4 बनानी है, आपने गिन के 4 बनाई है, इट्स ओके। उसके बाद ये वाला सवाल एक मुश्किल सवाल था। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 सेल्स आर आइडेंटिकल, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 लगे हुए, रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 6 वोल्ट है, व्हेन द डायोड इज कंडक्टिंग इट हैज जीरो रेजिस्टेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सवाल है एक सेल की ईएमएफ बताएं।
तो भाई टोटल 6 वोल्ट है और खुद क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 सेल्स हैं, तो 6/3 ईच सेल 2 वोल्ट का होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पीडी अक्रॉस R2 टू R3। R2 और R3 का रेशियो बता दें। अब इस बच्चे ने रेशियो 1:2 बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया है। अब जो डायरेक्ट लिख दिया है तो ये सवाल में पहले बहुत तफसील के साथ करा चुका हूँ। ठीक है जनाब, आंसर तो मुझे भी याद है, इसका रेशियो 1:2 था, नीचे वाले का रेशियो 1:1 है। पर ये किस तरह से किया हुआ है मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं इसको एक दफा पहले करा चुका हूँ। आप सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये वाले सवाल का मुझे सोल्यूशन करके भेजें, या आपको होमवर्क दे रहा हूँ, या आप मुझे करके दें कि कैसे कराया था मैंने। ठीक है जनाब, मैं इसको चेक करूंगा। हाँ बोले बोले बोले, चले बोले। अच्छा, लेकिन ये है कि आप इसको दोबारा ट्राई करें सारे बच्चे, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ। उस दिन 5 क्लास में थे, आज है नहीं क्लास में। और 5 ने मुझसे ये वाला सवाल कराया था, और ये वाला सवाल मैंने आपको कराया था, और मैंने यूं कराया था कि भाई तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। अगर तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मुझे याद है मैंने इसकी वैल्यू 2 ली थी, इसकी वैल्यू 2 ली थी। फायदा क्या होता है अगर ये दोनों 2 के हैं और ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो इन दोनों का जो टोटल होगा ना, डायोड को भी इग्नोर कर दें, इन दोनों का जो टोटल होगा इट इज इक्वल टू 1। इन दोनों का टोटल बन गया इक्वल टू 1। हमने अपनी मर्जी से इसको 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इन दोनों का टोटल बन गया 1। ये रेजिस्टेंस है 2। सही जनाब। अब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस का जो रेशो होता है वही पीडी का रेशो हो जाता है, वही पीडी का रेशो हो जाता है। तो इस वाले पोर्शन पे वोल्टेज 1 आया है, तो इन दोनों पे वोल्टेज 1 होगा, दोनों पे वोल्टेज 1 होगा। और इसके ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेशो बता रहा हूँ, रेशो अगर रेजिस्टेंस का रेशो 1:2 है, 1:2 है, ठीक है जनाब, इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस 1, इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस 1, इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस 2, तो इन दोनों में वोल्टेज का रेशो भी 1:2 होगा। ये मैं पहले करा चुका हूँ भाई। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अभी जिस तरह सेल लगा हुआ है ना, इस सेल में ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, डायोड इस वक्त कंडक्टिंग है, करंट पास हो रहा है। कह रहे हैं ऑल द सेल्स आर रिवर्स। सेल को रिवर्स कर दिया। जैसे ही सेल को रिवर्स करोगे तो R1 में से करंट गुजरना बंद हो जाएगा। सवाल लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इन करंट इन R1। R1 से करंट गुजरना बंद हो जाएगा। R1 से करंट गुजरना बंद हो जाएगा। वजह, सर जब हम सेल के टर्मिनल उल्टे कर देते हैं तो डायोड रिवर्स कनेक्ट हो जाता है। रिवर्स कनेक्शन में डायोड करंट पास नहीं करता। जब टर्मिनल ऐसे ही है जैसे कि अभी दिखाया हुआ है, तो सेल का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, करंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया तो डायोड रिवर्स बाइज हो जाएगा, करंट पास नहीं करेगा। और जब करंट R1 में से पास नहीं होगा तो अब सवाल है R2 और R3। सर R2 और R3 अब दोनों की रेजिस्टेंस बराबर होगी 2:2, और इनका वोल्टेज का रेशो बराबर हो जाएगा 1:1। तो ये मैं सवाल पहले बहुत आराम से करा चुका हूँ, अभी मैंने जल्दी जल्दी करा दिया है। होमवर्क मैंने दोबारा दिया भाई, अभी आपको समझा चुका हूँ। समझ में आ गया होगा तो आई होप कि आप मुझे करके दिखाएंगे। उसके बाद आगे चले जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल है, गैमा होता है, इसके बारे में आपसे बातें पूछ रहे हैं। क्या बातें पूछ रहे हैं? सर अल्फा में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, इसका चार्ज इतना होता है। ये तो खुद लिख के दिया हुआ है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। बीटा पर आ जाए, बीटा में कोई प्रोटॉन नहीं होता, बीटा में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, बिल्कुल सही। गैमा में कोई प्रोटॉन नहीं, कोई न्यूट्रॉन नहीं, कोई चार्ज नहीं, और गैमा को रोकने के लिए लेड की शीट यूज करते हैं। गैमा को रोकने के लिए लेड की शीट यूज करते हैं। तो भाई आपके सारे आंसर सही हैं, सिर्फ आपने लेड नहीं लिखा जो कि मिसिंग है। ठीक है बेटा। उसके बाद आ रही है बी पार्ट पर, स्टेट हाउ बीटा डी के चेंजेस द न्यूक्लियस। अगर बीटा इमिट होगा तो बीटा इमिट होने से एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है और एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। जब कभी बीटा इमिट होता है
तो बीटा में एक न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो इस बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, तो मैं इसलिए इसको आराम से कराऊंगा। एक रेडिएशन डिटेक्टर लेबोरेटरी में रखा हुआ है, बैकग्राउंड रीडिंग्स 30 है। अच्छा, रेडियो एक्टिव सोर्स को हमने रेडिएशन डिटेक्टर के सामने लाके रख दिया और इसकी इनिशियल रीडिंग 550 आ रही है। तो 550 रीडिंग आ रही है, इस 550 में से बैकग्राउंड रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड रीडिंग मैंने माइनस कर दी, तो ये बन गया 520। कह रहे हैं हाफ लाइफ 25 मिनट्स है। अगर हाफ लाइफ 25 मिनट्स है तो आफ्टर 25 मिनट्स जो भी रीडिंग होगी वो रीडिंग 520 से हाफ हो जाएगी। तो 520 का हाफ इट इज इक्वल टू 260। अच्छा, हमें जाना है 75 मिनट पे, तो 50 मिनट के बाद सर ये जो 260 वाली रीडिंग है ये फर्दर हाफ हो जाएगी। तो सर इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 130। उसके बाद 75 मिनट्स लेटर सर ये रीडिंग फर्दर हाफ हो जाएगी, तो हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 65। तो 65 रीडिंग उस सोर्स की रीडिंग होगी, पर उसने ये नहीं बोला कि सोर्स की रीडिंग क्या होगी। कह रहे हैं बताइए डिटेक्टर पे रीडिंग क्या आ रही होगी। डिटेक्टर पे रीडिंग क्या आ रही होगी, जैसे डिटेक्टर पे पहले रीडिंग 550 आ रही थी, तो हमने 30 को हटा दिया था, वही 30 आखिर में प्लस करना होगा। और जब आप इसको 30 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा जनाब 95। 65 प्लस 30 आंसर बन जाएगा 95। तो जो डिटेक्टर है उस पर रीडिंग डिस्प्ले होगी 95। सवाल, अगर आप अल्फा बीटा गैमा रेज वाला कोई सोर्स यूज कर रहे हैं तो दो सेफ्टी प्रिकॉशंस सुनाएं। तो भाई लेड के बॉक्स में रखना चाहिए, अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी है। उसके बाद लिखा हुआ है जनाब कि कोई प्लेनेट है और वो प्लेनेट घूम रहा है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेनेट, राइट द अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट को इस बच्चे ने सही लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसने टाइपिंग करके लिखा है इसलिए ये लिखना चाह रहा है 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। Suggest why countries that are significant distance from the equator experience significant temperature variation throughout the year। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारी ज़मीन थोड़ी सी टिल्ट है। जब टिल्ट है तो इक्वेटर से ज़मीन का वो पोर्शन जो सूरज से दूर हो जाता है, वहां पे जाहिर सी बात है टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो सन रेज हिट द सरफेस ऑफ कंट्री एट डिफरेंट एंगल्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, बहुत आइडियल उन्होंने आंसर लिखा है। ये स्टूडेंट जो लिखता है उस तरह का आंसर नहीं है, स्टूडेंट से जरा हाई लेवल की मुझे वर्डिंग लग रही है, ठीक है ना। तो जरा कोशिश कीजिए बेटा अपनी वर्डिंग में लिखें। उसके बाद लिखा है जनाब के एक स्टार है, वो मैसिव स्टार है। अच्छा, वो मैसिव स्टार होता है तो जब उसका लाइफ साइकिल खत्म हो रहा होता है सूरज से, तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, तो उन्होंने सही बताया, रेड सुपर जाइंट। सूरज के मास का होगा तो खाली रेड जाइंट होगा, और सूरज से भी मोर मासिव है तो इट विल बी रेड सुपर जाइंट। अच्छा जनाब, इट देन एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा टू फॉर्म अ नेब्यूला। नेब्यूला तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नेब्यूला से तो कहानी स्टार्ट हुई थी, नेब्यूला से तो कहानी स्टार्ट हुई थी। सुपरनोवा के बाद तो सुपरनोवा के बाद तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं, इट देन एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा टू फॉर्म अ डैश नेब्यूला, दिस लीव्स बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, इसको कोई बच्चा मार्किंग स्कीम से देख के बता दे तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी खैर नेब्यूला तो नहीं आएगा, क्योंकि नेब्यूला तो बड़ा बिल्कुल पहला वाला स्टेज होता है, ठीक है ना। जो हम लोग कहते हैं नेब्यूला, फिर प्रोटो स्टार और फिर सारी कहानी आगे पता चलता है।
नेब्यूला ही आएगा। नेब्यूला कैसे आ सकता है? अच्छा। हाँ ना, जो सबसे पहला स्टेज है वो नेब्यूला है, तो ये साला बीच में देखो। अच्छा, वो स्प्रेड आउट हो गया, नेब्यूला बन गया यानी, और नेब्यूला से दिस लीव्स बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल। ठीक है, इसको इस तरह से समझ ले कि नेब्यूला इज जस्ट लाइक अ क्लाउड। ठीक है ना, क्लाउड है, डस्ट और पार्टिकल और सारी चीजों का क्लाउड है। तो इसके अंदर भी जब सुपरनोवा होगा तो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन से एक बहुत बड़ा क्लाउड बनेगा। उस क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें इधर उधर स्पेस में उड़ जाएंगी। उसके बाद जो चीज पीछे बचेगी, इट विल बी न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो इस बच्चे ने, मुझे लग रहा है माशाल्लाह, मार्किंग स्कीम को सामने रख के माशाल्लाह सारा काम किया है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसकी बात को मान लेते हैं, इट इज नेब्यूला। और नेब्यूला के बाद न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बचेगा। ठीक है जी। उसके बाद है, आ गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। ये हबल्स लॉ की तरफ लेके जा रहा है। तो ये हमें किसी गैलेक्सी की रिसेशनल स्पीड उसने बता दी है, हबल्स कांस्टेंट बता दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। रिसेशनल स्पीड 33000 है, और हबल्स कांस्टेंट 2.2। अब इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो नजर आ रही है ना, वो ये किलोमीटर पर सेकंड है ना। इसके किलोमीटर को भी मीटर बना लो, उसकी वजह भी बता रहा हूँ। किलोमीटर को भी मैंने मीटर बना लिया। उसके बाद लिखा हुआ है एच नॉट, एच नॉट हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट उसने सीधा सीधा सेकंड में दिया हुआ है। तो सॉल्व करके इस मेथड से जो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस सीधा सीधा मीटर में होगा। जो डिस्टेंस आएगा वो सीधा सीधा मीटर में होगा। अगर मीटर में डिस्टेंस आ जाए तो कह रहा है लाइट ईयर में कन्वर्ट करो। अब जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर की वैल्यू या तो आपको याद होना चाहिए, या लाइट ईयर की वैल्यू अगर याद ना हो तो जरा सुने, 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 3600 सेकेंड, ये टाइम हो गया। इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो ये नंबर आ गया। ये नंबर आ रहा है सर, 1 लाइट ईयर होता है 9.5, लेते हैं हम लोग इसको, 9.5 एक्सपोनेंट 15। ठीक है जनाब, सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड आप बोला, लिख रहे हैं मीटर। मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस है। तो एक साल में अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले तो 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अब मीटर को अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा जो आपके पास आंसर आया हुआ होगा मीटर वाला, उस मीटर वाले आंसर को उस मीटर वाले आंसर को 9.5 एक्सपोनेंट 15 से कर दोगे डिवाइड, तो आंसर लाइट ईयर में बन जाएगा। मेरे ख्याल में इसको मुझे करके दिखाना चाहिए। तो जरा देखिएगा, 331 2 3 0 और फिर 1 2 3 0। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2.2 एक्सपोनेंट -18 से। ये रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को आंसर बना के मैंने डिवाइड कर दिया 9.5 एक्सपोनेंट 15 से। तो ये जनाब इसका आंसर आ गया। इस आंसर को ईएनजी में लिख दूं तो इट इज 1.6 एक्सपोनेंट 9। इट इज 1.6 एक्सपोनेंट 9 लाइट ईयर। भैया ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। खैर जनाब, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को कंप्लीट करके इसकी रिकॉर्डिंग को हम बंद करना चाहते हैं, और रिकॉर्डिंग को बंद करने के